है क्या चीज़? त्रिभुज। त्रिभुज। और इस त्रिभुज में सिद्ध करना क्या है? सर्वांग समता। सर्वांग समता यही प्रूफ करना है। तो त्रिभुज की सर्वांग समता, सर्वांग समता का पहले मार्क देख लो, बराबर का निशान रहेगा और सिमिलर का भी रहेगा। अगर केवल ऐसा निशान बनता है तो इसे समरूप बोलेंगे। और समरूप में होता क्या है? केवल कोण समान होते हैं। क्या समान होते हैं? अगर केवल कोण बराबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? हम समरूप बोलेंगे और इस चिन्ह द्वारा हम उसे प्रदर्शित करेंगे। और सर्वांगसम होगा तब, तो सर्वांगसम होने का मतलब होता है कि कोण भी समान हो। कोण कैसे होंगे? समान। और साथ में भुजाएं भी कैसी होंगी? भुजाएं भी समान होंगी। तो कक्षा 9 में टॉपिक सर्वांग समता का है त्रिभुज के। अगर जैसे कि हमने बोल दिया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, और एक त्रिभुज यहाँ पे और बनाया हमने और इसका नाम दे दिया हमने PQR। इसका नाम क्या दे दिया? PQR। अगर इन दोनों त्रिभुजों में ये एंगल इक्वल हो, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और ये दोनों एंगल इक्वल हों, कौन कौन से? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और ये लास्ट वाला एंगल C अगर इक्वल हो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो अगर ये सारे कोण आपस में बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके? त्रिभुज PQR के। अर्थात कि इस त्रिभुज में तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों से बराबर हैं, तो इनमें अगर आकृति की बात करें तो समरूपता होगी, एक तरीके से दिखाई देंगे। जैसे बिस्किट का एक पैकेट बिस्किट के दूसरे पैकेट के सिमिलर दिखाई देता है। एक छोटा ईंट एक बड़ा ईंट एक ही साइज के हैं, मतलब दिखाई एक ही तरीके से देते हैं वो। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये बोलें कि ये जो त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा इतनी बड़ी कर दें हम, और ये इतनी बड़ी हो जाए कि यहाँ पर ये लिख पाएँ हम कि एंगल तीनों बराबर हैं, एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, और एंगल C एंगल R के बराबर। और साथ ही में अगर ऐसा हो कि AB बराबर हो जाए किसके? PQ के। AB बराबर किसके? PQ के। और BC बराबर किसके? QR के। BC इज इक्वल टू QR। और यहाँ पर जो AC है वो किसके बराबर हो जाए? PR के बराबर हो। AC बराबर PR। अगर ये कंडीशन है और साथ में ये भी कंडीशन है तो दोनों त्रिभुजों को बराबर कहा जाएगा कि यही त्रिभुज सेम ये भी है, दूसरा नहीं है, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे सिमिलरिटी के साथ साथ में आप ये बराबर का भी चिन्ह लगा दोगे, तब इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांग सम बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि भुजाएं भी बराबर हो गई, कोण भी बराबर हो गए, तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सारे पार्ट इक्वल होते हैं। उल्टा कह सकते हो, जब सभी पार्ट इक्वल हैं तो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और अगर सभी पार्ट इक्वल है, त्रिभुज सर्वांग सम है, तो उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो सारे पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन क्या हर एक जगह पे ऐसी कंडीशन मिलेगी? नहीं, हर जगह पे ऐसी कंडीशन नहीं मिलती। कभी कभी होगा कि दो भुजाएं दी रहेंगी और उसके बीच का कोण दिया रहेगा, तो उन दोनों को हम सिमिलर कह सकते हैं। तो सिमिलर के साथ साथ सर्वांग सम भी बोल सकते हैं। तो सर्वांग समता के ढेर सारे रूल हैं। जो पहला रूल है वह है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। इसमें क्या से दिखाया जाता है? इसमें दिखाया ये जाता है कि अगर दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का युग्म बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया
और इसका त्रिभुज का नाम लिख लिया ABC, वही नाम लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या लिख लिया? ABC। और एक और त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम लिख लिया PQR। ये दो त्रिभुज हैं। अगर हमने इसमें यह कहा कि जो भुजा AB है वो इसके भुजा PQ के बराबर है और इसकी जो ये भुजा BC है ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी कि BC किसके बराबर? QR के बराबर। अगर दो भुजाओं का जोड़ा, देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। ये दोनों पॉइंट किससे कनेक्टेड हैं? ये B से कनेक्ट है दोनों भुजा। ये दोनों भुजाएं किससे कनेक्ट हैं? Q से। यानी कि यहाँ पे Q से ये दोनों भुजाएं हैं और यहाँ पे किससे हैं? B से हैं। तो अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल B किसके बराबर? एंगल Q के बराबर। एंगल B किसके बराबर? एंगल Q के बराबर। तब हमें ज़रूरी नहीं है कि ये कहे कि ये कोण बराबर होना चाहिए, ये कोण बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें इसके इन तीनों चीज़ों से बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगसम हैं। क्लियर है बात? तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड साइड उल्टा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज PQR के। ये बात समझ में आ रही क्या? अब देखो हमने किया क्या है कि दो भुजाएं इक्वल की हमने और उनके बीच का कोण इक्वल किया। दो भुजाएं इक्वल और उनके बीच का कोण इक्वल। भुजाओं को इंग्लिश में साइड बोलते हैं। तो सर्वांग समता कौन सा लगा यहाँ पे? साइड एंगल साइड। ये पहला टाइप है और बेसिक है, अभिगृहित है ये। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम हुए, आपको ये बात नहीं पता था कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल R एंगल C के बराबर। ये बात हमें पता नहीं थी और ना ही ये बात पता थी कि ये AC भुजा PR के बराबर है। मतलब कि ये भुजा इसके बराबर ये हमको पता नहीं है, ये एंगल इसके बराबर ये भी नहीं पता है, एंगल C इसके बराबर ये भी हमको पता नहीं है। हमें सिर्फ इतना अगर पता हो कि ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं से बराबर हो, ये वाला कोण इस कोण से बराबर हो, तो हम बाकी का पता करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। हम सीधे ये बोल देंगे कि ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे। और बराबर हुए तो आप अपने आप कह सकते हो कि ये जो एंगल है A ये किसके बराबर होगा? P के बराबर। यानी कि तब आप क्या लिख सकते हो सर्वांग सम दिखाने के बाद में? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और भुजा जो है आपकी AC किसके बराबर हो जाएगी? PR के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? और यह किस नियम से होगा? नियम ये कहलाता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, कोरेस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कोग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। क्या बोलते हैं इसको? CPCT। क्या फुल फॉर्म होगा CPCT का? कोरेस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब इसका AB इसका PQ, इसका AC इसका PR, इसका एंगल है इसका एंगल P। तो क्या ये सर्वांग समता समझ में आ गई क्या? साइड एंगल साइड। जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों भुजाओं का युग्म इन दोनों भुजाओं के युग्म से बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि आपको इसमें बोल दे कि ये AC भुजा और ये AB भुजा इसके PR और PQ के बराबर हैं। यानी कंडीशन सिर्फ ये नहीं लागू होती, कंडीशन दूसरी भी लागू हो सकती है। इसमें दे सकता है कि AB किसके बराबर है? AB बराबर PQ, और यहाँ बोल दिया कि AC किसके बराबर? PR के बराबर। AB PQ के बराबर, AC PR के बराबर, और बोल दिया कि एंगल A एंगल P के बराबर। एंगल A किसके बराबर? एंगल P के बराबर। तो भी हम ये रूल लगा करके इसको क्या दिखा सकते हैं? सर्वांग सम दिखा सकते हैं। रीजन क्या है? ये अब आप ये समझना कि ज़रूरी नहीं है कि यही भुजाएं लोगे।
कोई भी दो भुजाएं हो सकती हैं, लेकिन कोण उन दोनों के बीच का होना चाहिए, तब आप ये सर्वांग समता लगाओगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? साइड एंगल साइड, यह पहली टेक्निक है जिससे कि आप दो त्रिभुजों को क्या दिखा सकते हो? सर्वांग सम। फाइनली अर्थ क्या निकल के आया कि अगर दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का जोड़ा अगर बराबर है और बीच का कोण बराबर है तो उन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? सर्वांग सम कह सकते हैं। और सर्वांग सम कहेंगे इसका मतलब है कि बाकी सारे पार्ट भी क्या होंगे? उसके इक्वल होंगे। क्या बात समझ में आ गई है? एक दूसरा रूल है, और दूसरा रूल ये है कि एक अगर भुजा बराबर हो और दोनों साइड के एंगल बराबर हो जाए, जैसे कि ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में अगर ये दे दिया गया, अगर इस त्रिभुज में हम ये बात कहें कि ये एंगल ए और एंगल सी, क्यों यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल ए और एंगल सी यहाँ के एंगल पी और एंगल आर के बराबर हैं, ठीक। यानी ये दिया क्या? एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल सी बराबर एंगल आर। अगर ये दो बातें दी गई और ये बोल दिया गया कि एसी भुजा, कौन सी भुजा? एसी भुजा अगर इक्वल है किसके? पी आर के, तब यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता लगाने वाले हो आप? तब यहाँ पे लगाओगे, जानते हो क्या? एक एंगल ये साइड और दूसरे तरफ का एंगल, क्या बोलेंगे इसको? एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता। अब ये सर्वांग समता का रूल हो जाएगा, यानी कि एक भुजा और दोनों साइड के कोण, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या ये? एक बात और है, अच्छा दो एंगल बराबर होंगे, दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है अंतःकोणों का? 180। ये बात आपको अच्छे से पता है कि 180 होगा। तो ये दोनों कोण अगर इन दोनों कोणों से बराबर हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि एंगल बी भी एंगल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों का जोड़ भी 180 है और इन तीनों का जोड़ भी कितना है? 180 है। तो रूल बनता है कि क्या सर यही कोण अगर बराबर हो तभी हम लगा सकते हैं सर्वांग समता का रूल? नहीं, अगर ये कोण बराबर ना दिया, यहाँ पर ये कोण बराबर ना दिया और बोल दिया कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, यानी कि कोण सी बराबर कोण आर न दे करके अगर यहाँ पर ये दे दे कि एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के। एंगल बी किसके? एंगल क्यू के बराबर हो, तब हम ये रूल ना लगा करके क्या लगाएंगे? एंगल एंगल साइड। क्या लगाएंगे? मतलब वही है, मतलब वही है, लेकिन बोलेंगे क्या इसको हम? एंगल एंगल साइड सर्वांग समता। क्या बात समझ में आ रही है? आपने ये दूसरा नियम पढ़ा और ये तीसरा, दूसरा नियम ही तीसरा नियम है। आप कैसे लगा सकते हो? आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चाहो कि इसी त्रिभुज में ये वाला रूल लगाओ तो कैसे लगाओगे? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर दिया है तो आप लिखोगे चूंकि ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, इसलिए कोण सी बराबर कोण आर होगा। रीजन क्या लिखोगे? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। या फिर समीकरण बना लोगे। समीकरण कैसे बनाओगे? यहाँ पे लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर कितना? 180। और यहाँ पे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना? 180। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो इसको रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यानी कि एंगल पी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या हैं? बराबर हैं। एंगल क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल बी लिख सकते हैं। और जब इन दोनों समीकरणों को हम अगर घटाएंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये चीज़ भी क्या होगी? कट जाएगी। तो कोण सी माइनस कोण आर बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? कोण आर। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि अब आपने कोण सी को किसके बराबर कर लिया? कोण
आर के बराबर कर लिया, तब लगाओगे एंगल साइड एंगल। ये इतना न करना पड़े इसके लिए कौन सा रूल बता दिया गया है, एंगल एंगल साइड, क्योंकि अगर एंगल और ये साइड बराबर है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग समूह। क्या ये बात समझ में आ गई? कन्फ्यूजन कहाँ से होता है कि क्या ये दोनों कोण और ये भुजा, ये दोनों कोण और अगर ये भुजा बराबर हो गई तब गलत हो जाएगा। ध्यान देना इस बात का। कहने का अर्थ यह है कि ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, तभी सर्वांग समता का रूल लगेगा। अगर ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, तब सर्वांग सम नहीं होगा। और कहीं ये बोल दिया कि ये दोनों कोण और ये वाली भुजा यहाँ पे और ये वाली भुजा यहाँ पे, तब सर्वांग समता नहीं लगेगा, क्योंकि जिस एंगल के साथ वाली भुजा जितनी बड़ी है, यहाँ पर भी उसी एंगल के साथ वाली भुजा उतनी बड़ी होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि ये अगर 4 है, ये 4 होगा, तभी एंगल सर्वांग समता, एंगल साइड सर्वांग समता लगा सकते हो। अगर यहाँ पर ये 4 न होकर के बोल दिया कि ये वाला 4 है, तब सर्वांग समता नहीं लगेगा। रूल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इस एंगल के साथ में ये भुजा है और यहाँ पे दूसरे एंगल के साथ में ये भुजा है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर हुआ क्या ये? तो एक सीक्वेंस बनना चाहिए। अगर इस कोण के साथ में ये भुजा है तो यहाँ पर भी इस कोण के साथ में ये भुजा होनी चाहिए। क्लियरिटी है इतनी? तो आपने कितने सर्वांग समता समझे? 3। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड। अगर ये तीनों रूल लगते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। 2 सर्वांग समता के नियम और हैं, और वो नियम यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम। क्या हो गया, थक गया क्या? अभी तो एनर्जी आ रही है, अभी तो मान लो इंजन गर्म हो रहा है, अभी लंबे समय तक दूरी तय करनी है। चलो देखो इधर, तुम लोग को पता है ना कि ठंडियों में जब एक बार तुम लोग साइकिल पर बैठो पढ़ने आने के लिए, उस टाइम पे एनर्जी नहीं रहती। साइकिल थोड़ी दूर चल जाए उसके बाद देखो साइकिल अपने आप स्पीड पकड़ लेती है। तो अभी तो इंजन गर्म हो रहा है भाई, कुछ देर बाद चलेगा ये। अगर हम बात करें साइड की, एक सर्वांग समता है कौन सी, साइड। अभी इस त्रिभुज की तीनों साइड इस त्रिभुज के तीनों साइड से अगर इक्वल हो गए, जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ पर ए बी भुजा है, शिवानी ए बी बराबर क्या हो गया इसमें, पी क्यू, और यहाँ पर ए सी बराबर क्या हो गया, पी आर, और यहाँ पर क्या हो गया, बी सी बराबर कौन सा भुजा, क्यू आर। तब हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाने वाले हैं, तब हम लगाने वाले हैं यहाँ पे साइड। अगर तीनों भुजाएं ही बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, इक्वल होंगे। साइड सर्वांग समता से। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर एक त्रिभुज के तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड से बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग समता का ये रूल कौन सा है, रूल नंबर 4। एक रूल और है, रूल नंबर कौन सा, 5, और उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड सर्वांग समता। अब ये क्या होता है ये जानो। एक्चुअली होता यह है कि 2 समकोण त्रिभुज अगर हैं, कैसे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं बालिका, अर्पिता, समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? आप तो कवियों को ही फेल कर दिए, जिसके एक कोण बराबर होते हैं। ऐसा कैसा बोला, 1 मिनट। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो।
अगर हमें गुस्सा आया क्या ब्लास्ट हो जाएगा। देखो एक त्रिभुज है, हम यहाँ पे नाम लेते हैं MNO और एक का नाम लेते हैं नहीं STQ। अजीब सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो सर्वांग समता का रूल क्या होगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो दो कोण कितने कितने को होंगे, इसका एक कोण 90 का, एक कोण किसका 90 का, यानी कि राइट एंगल। हाइपोटेन्स का मतलब होता है कर्ण वाली भुजा। ये कर्ण वाली भुजा कौन सी होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। और सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण। किसमें, समकोण त्रिभुज में। बची हुई दो भुजाएं लंब और आधार हो सकती हैं। तो इस रूल का मतलब ये है कि जो राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री कोण दोनों में है, तो ये तो बराबर होगा ही होगा। हाइपोटेन्स अगर बराबर हो गया मतलब कि कर्ण अगर बराबर हो गया, कर्ण बराबर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे MO किसके बराबर हो जाए, SQ के बराबर। तो इन दोनों भुजाओं में से अगर कोई भी भुजा बराबर हो गई, यहाँ पे कोण N इक्वल है, किसके इक्वल है, कोण T के। कोण N कोण T के इक्वल है पहले से ही, क्योंकि यह कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का है। और दोनों कर्ण कैसे हैं, बराबर हैं। तो चाहे MN बराबर हो जाए इसके, चाहे ये वाला इसके बराबर हो जाए, बात एक ही है। यानी कि कोई भी साइड अगर बराबर हो जाए, यानी कि MN किसके बराबर हो जाए, ST के या फिर TQ के, किसी के बराबर हो जाए। MN बराबर ST या फिर MN बराबर कौन सी भुजा, हाँ TQ। हाँ क्या इसमें एंगल तो 90 है ना, टच तो इसको कर ही रहा है, बस लिखोगे अलग तरीके से। लिखने का तरीका, अगर यहाँ पे MN बराबर किसके, ST के, तो आप त्रिभुज यहाँ पे ले लोगे MNO और STQ। लेकिन अगर यहाँ पे आपने MN बराबर किया किसके, TQ के, MN किसके बराबर, TQ के, तो समझ सकते हो कि कौन सी भुजा बराबर होनी है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे MNO लिखोगे, यहाँ पे QTS लिखोगे, समझ में नहीं, क्योंकि जो भुजा होती है वो उसी अनुपात में बराबर होनी चाहिए ना। T 90 पे, हम 90 स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, अगर हम MNO लिख रहे हैं तो M ये है ना, तो ये सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, Q से। अगर हम 90 से स्टार्ट करते तो यहाँ पर भी किससे स्टार्ट करेंगे, 90 से। ये जो शब्द होते हैं यहाँ पे, जो अक्षर हैं, इनको ध्यान से देखना, ये एक क्रम में होने चाहिए, अलग हुए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर दोनों ये इक्वल हुए तो हम दोनों में कौन सा रूल लगा सकते हैं, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड, सर्वांग समता। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। क्लियर हुआ क्या है बालिका, आपने कितने रूल पढ़ लिए, 5। कौन कौन से जरा बताना तो, एक साइड साइड साइड, एक राइट हैंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड, और एक तो कौन सा पढ़ा आपने, एंगल साइड एंगल, और एक एंगल एंगल साइड। और सबसे पहला कौन सा पढ़ा था आपने, हट, साइड एंगल साइड, सर्वांग एंगल एंगल एंगल, वो जानते हो क्या होता है, समरूपता होती है। एंगल एंगल क्या होती है, केवल समरूपता, वो सर्वांग समता नहीं होती। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको त्रिभुज में सर्वांग समता से संबंधित लगभग सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं।